ऑल ओके? बोर्ड नजर आ रहा है? ठीक। चैप्टर 6 के अंदर 3 एरियाज हैं। पहला एरिया है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर वाली बातें, यानी कि टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। फिर किताब का दूसरा एरिया अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट। फिर किताब का तीसरा एरिया डिस्चार्ज। तो जब भी आप 6 को तैयार करने बैठें तो पहले इसको जल्दी से तैयार कर लें, अपोर्शनमेंट को। उसके बाद चूँकि आपने 7 पढ़ा होगा तो आप टेंडर वाली बातें देख लें, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस वाली, एंड देन आप आए डिस्चार्ज के ऊपर। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या बीलॉ के पेपर में हमें कैलकुलेटर लेके जाना चाहिए? लेके जाना चाहिए। कभी कभी इस तरह का सवाल आ जाता है जहाँ पे वो आपसे पेमेंट की अपोर्शनमेंट करा रहा होता है। इस वक्त आपको एक सिंपल एग्जांपल शो हो रही है कि एक बच्चा है मिस्टर अल्फा, उसने एनरोलमेंट करानी है कॉलेज के अंदर और वो आया है यकम 2024 को। FR1 और बी लॉ उसने 20 हज़ार रुपये के अंदर एनरोल करा लिया और कुछ दिनों के बाद उसको ख्याल आया कि उसने तीसरा पेपर भी देना है टैक्स का। तो वो 10 तारीख को वापस आया कॉलेज और एक और एनरोलमेंट करा ली टैक्स के ऊपर 20,000 रुपये की। अब मुझे ये बताइए कुल मिला के कॉलेज के इसने कितने पैसे देने? 60,000। इसने पेमेंट की कॉलेज को 30,000, कब की? 12/1/2024। कॉलेज को पेमेंट कितनी आई है? 30,000 रुपया। लॉ ये कहता है कि जब ऐसा हो कि मल्टीपल इनवॉइसेस हों, अब एक इनवॉइस ये है, एक इनवॉइस ये है और एक इनवॉइस ये है, मल्टीपल इनवॉइसेस अगर हों किसी एक कस्टमर की और कस्टमर आपको पेमेंट करे फुल में नहीं पार्शली, तो देखो कि क्या कस्टमर बता रहा है कि किसको एडजस्ट करना। अगर तो कस्टमर बता दे, एक्सप्रेसली बता दे या इम्प्लाइडली बता दे, बता ज़रूर दे कि ये 30,000 रुपया इसको किस रेशो में माइनस करना है, कि 10 यहाँ से माइनस कर लो, 10 यहाँ से माइनस कर लो, 10 यहाँ से माइनस कर लो, तो कॉलेज या वो क्रेडिटर उसको वैसे ही माइनस कर रहा होगा कि 10 यहाँ से निकाल देगा, 10 यहाँ से निकाल देगा और 10 यहाँ से निकाल देगा, आसान करके वो फारिग कर देगा। ये कब होगा? जब डेटर बता दे। और अगर डेटर ये कहे कि भाई 15,000 FR1 में से माइनस कर दें, 8 बीलॉ में से माइनस कर दें, 7 टैक्स में से माइनस कर दें, तो FR1 का कितना रह जाएगा बाकी? 5, इसका 12, इसका 13, नेट वही 30 पे हम लोग आके खड़े हो जाएंगे। ये कब होगा? जब पेमेंट कौन बता रहा है? कस्टमर खुद बता रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने माइनस कर लेनी है। और अगर मेरा कस्टमर ही इंट्रोवर्ट हो, ना बता सके, तो लॉ कहता है कि फिर पावर चली जाएगी किसके पास? कॉलेज के पास। अब अगर कॉलेज को लगता है कि उनका FR1 स्ट्रॉन्ग पेपर नहीं है, तो शायद वो 30 में से सारी की सारी पेमेंट FR1 में से पहले माइनस करे, ताकि अगर कल को बच्चा ये कहता है कि मुझे FR1 ड्रॉप करनी है, तो कॉलेज बोलेगा नहीं, तुम्हारी पेमेंट तो पूरी हो चुकी है, तो मैं इसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि कॉलेज 20 यहाँ से माइनस कर ले, फिर 5 बिल और टैक्स में से माइनस कर ले। ये कब होगा? कि जब डेटर ने नहीं बताया, तो राइट किसके पास जाएगा? कॉलेज के पास। कॉलेज के पास जब ये राइट जाएगा तो लॉ ये कहता है कि क्रेडिटर को 2 बातों का ख्याल रखना है। टाइम बार्ड डेट को माइनस किया जा सकता है, टाइम बार्ड डेट को माइनस किया जा सकता है, मगर डिस्प्यूटेड डेट को माइनस किया नहीं जा सकता। लेट्स से इसी बच्चे ने इसी कॉलेज के पुराने PRC के पैसे भी देने हैं 5,000, और इसी बच्चे ने
किसी टाइम पे इस पे एक इल्ज़ाम है कि इसने लाइब्रेरी के अंदर बुक शेल्फ तोड़ा था जिसके 2000 रुपया इससे पेंडिंग है, मगर अभी ये डेट डिस्प्यूटेड है, इसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया, तो कॉलेज क्या माइनस कर सकता है? पीआरसी वाले 5000। बेशक ये टाइम बार्ड हो चुके हैं, पुराने हैं, मगर ये माइनस किए जा सकते हैं, मगर डिस्प्यूटेड वाला 2000 माइनस किया नहीं जा सकता। यहाँ तक बात समझ आती है। और अगर कॉलेज भी ना करे तो लॉ कहता है कि फिर तुम कहाँ पे जाओ? अदालत के पास, और अदालत ये कहेगी कि ये फिर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO बेसिस के ऊपर हो जाएगा। यानी कि जो पहले वो पहले माइनस होंगे, जो बाद के हैं वो बाद के माइनस होंगे। अब पेमेंट कितनी आई थी? 30,000। सबसे पहले माइनस क्या होगा? नहीं, पीआरसी के 5000। ये इससे भी पहले के हैं, पहले ये माइनस होगा, कितने बच जाएंगे? 25, और उसके बाद 25 को 12.5 यहाँ से माइनस कर लो और 12.5 यहाँ से माइनस कर लो, यानी कि 12,500 12,500। ये दोनों एक डेट पे खड़े हैं, डेट सेम है। अगर ये 2 तारीख पे होता तो फिर 20 पहले माइनस होता और बीलो में से 5 माइनस होता, पर चूंकि यहाँ पे डेट सेम है, दोनों यकम पे खड़े हुए आके, तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी? अपोर्शनमेंट। वो कैसे होती है? 20 और 20 40। चूंकि ये पेमेंट इक्वल है तो रेशियो क्या बनेगी? 20/40 इंटू 25,000 और 20/40 इंटू 25,000, तो 12.5 यहाँ पे आ जाएगा और 12.5 माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर ये 2 तारीख पे होती तो फिर पहले क्या माइनस होता? 20, और जो बाकी बचता 5 वो फिर आप बीलॉ में से माइनस करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीलॉ के 20,000 रुपया नहीं है, डेट सेम है, बीलॉ के हैं 15,000, अब इसकी अपोर्शनमेंट कैसे होगी? 20/35 इंटू 25, 15/35 इंटू 25। दिस इज द रूल ऑफ अपोर्शनमेंट। तो स्टेप 1, जिसका डेटा अगर वो खुद बता दे, खुद इंडिकेट कर दे, तो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा। नहीं बता रहा तो क्रेडिटर। ये क्या माइनस कर सकता है? टाइम बार्ड। क्या माइनस नहीं कर सकता? डिस्प्यूटेड डेट। और अगर किसी ने अपोर्शनमेंट नहीं की तो लॉ, और लॉ कहेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चलो। यहां तक क्लियर है? फिर अगर सूद और प्रिंसिपल दोनों आ जाएं, यानी कि इंटरेस्ट भी हो और असल पैसा भी हो, तो पहले क्या माइनस करेंगे? सारा का सारा इंटरेस्ट, जो बच जाएगा वो हम लोग प्रिंसिपल में से माइनस करेंगे। तो अगर आपने बैंक से पैसे लिए हुए हैं, लेट सपोज 60,000, और इस 60,000 के पीछे बैंक ने इंटरेस्ट डाला है 5,000 का, कितने पैसे पेंडिंग है? 65,000। पेमेंट आपने की है 25,000 की, तो पहले 25 में से ये 5 कटेगा और उस 60 में से फिर 20 माइनस होके 40 का डेट मेरा रह जाएगा। डन। दिस इज अपोर्शनमेंट या अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस की। सर वो कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कब आप ये कहेंगे कि ये परफॉर्म हो चुका है? जब वो एक्चुअली परफॉर्म हो जाए, या जब एक पार्टी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो और दूसरी पार्टी उसको मना कर दे। चूंकि एक पार्टी तैयार खड़ी हुई है परफॉर्म करने के लिए, तो उसके नज़दीक उसने परफॉर्मेंस दे दी है, लेने वाले ने वो परफॉर्मेंस कैच नहीं की, इसको हम कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। A contract is said to have been performed when the parties to a contract either actually perform
और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। या वो असल में जाके परफॉर्मेंस दे आए, या वो देने लगे और पहली वाली पार्टी उसको रोक ले। मेरे पास फर्नीचर वाले ने आना था, मैं ही घर पे नहीं हूं, तो अब टेक्निकली मैंने फर्नीचर वाले का नुकसान कर दिया, अब मुझे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। फर्नीचर वाला बन जाएगा एग्रीव्ड पार्टी, और जैसे ही वो एग्रीव्ड पार्टी बनेगा अब उसके पास ये राइट चला गया है कि वो वैलिड करे या वॉइड करे। अगर वो वैलिड कर ले, इसका मतलब है कि अब मैं उससे परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, और अगर वो मान जाए, खुद ही मान जाए, तो मुझे बाद में दोबारा से आगे सामान प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी उसके ऊपर चलेगी कहानी। तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। किताब में ये चैप्टर बहुत बातें रिपीट भी करता आपको मिलेगा, 7 के साथ वाली अगेन बात रिपीट करेगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब एक बंदे ने अपनी बात कर ली, दूसरे बंदे ने अपनी बात कर ली, दोनों पार्टीज ने परफॉर्मेंस दे दी, दोनों कितने खुश आपको नजर आ रहे हैं, दोनों ने अपने अपनी परफॉर्मेंस दे दी। इसको सिगरेट मिल गया, उसको पैसे मिल गए। और अगर एक पार्टी परफॉर्म करने के लिए तैयार हो मगर दूसरी उसको रिफ्यूज कर रही हो, उसको अगर मना कर रही हो, तो ये क्या कहलाएगी? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसका एक और नाम भी होता है टेंडर। टेंडर, TENDER, टेंडर। टेंडर का अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि आप तैयार हैं, दूसरी पार्टी कैच नहीं कर रही है, आपने अपनी वैलिडिटी दे दी है, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई है या नहीं हुई है, या टेंडर हुआ है या नहीं हुआ है, अब ये एक क्वेश्चन मार्क होता है अक्सर। कब हम इसको मानेंगे, कब हम इसको नहीं मानेंगे? तो लॉ कहता है कि देखो क्या ये एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर तो ये एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो हम इसको एक वैलिड टेंडर तस्लीम कर लेंगे। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि मैं तैयार था और उसने चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। ये कब माना जाएगा? जब ये 6 की 6 बातें पूरी हो रही होंगी। पहली बात, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जो सामान लेकर आ रहा है, जिसने सर्विस परफॉर्म करनी है, उसने कोई शर्त बीच में ऐड ना की हो। वो ये ना कहे कि भाई मेरे पास टाइम शॉर्ट है, जल्दी से आके रिसीव कर लो, या मैं इस दिन नहीं इस दिन आ पाऊंगा, उसकी तरफ से कोई कंडीशन ना हो, प्रॉपर टाइम पे हो। रात 2 बजे आ जाए और कहे कि मैं पहुंच गया हूं, सामान ले लो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉपर प्लेस पे हो। फैक्ट्री का माल है, फैक्ट्री में जाए, घर का माल है तो घर पे आए। अगर आप उसको स्वैप कर दोगे और कहो कि मैं सामान लेकर पहुंच गया हूं, तुमने रिसीव नहीं किया, तो ये भी एक वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा। दूसरी पार्टी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने ही सामान को पकड़ के सही से इंस्पेक्ट कर सके। अगर जो सर्विस देने वाला है, जो सामान ट्रांसफर करने वाला है, अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता चेक करने की, तो इसका मतलब है कि वो आपको वैलिड टेंडर नहीं दे रहा। वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे देर हो रही है, फटाफट से सामान ले लो। आपको रीजनेबल मौका मिलना चाहिए, रीजनेबल गुड्स को रीजनेबल तौर पे इंस्पेक्ट करने का। होती है ऑप्शन, हर बायर देता है कि आप अगर चाहें तो पहले पैकेट खोल के चेक करें, उसके बाद पेमेंट करें। ये ऑप्शन होती है, हम लोग अवेल नहीं करते, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो कुछ गुड्स में होती है, कुछ में नहीं भी होती है। जिनमें नहीं होती है वो आपका और आपके सप्लायर का बैकएंड का ताल्लुक होता है। फिर कभी कभी हमारा सप्लायर भी बड़ा चालाक होता है, उसके पास सामान नहीं होता, मगर वो शो ऐसा करता है कि उसके पास सामान है, ताकि वो बाद में ये क्लेम कर सके कि मैंने तो आपको वैलिड टेंडर दिया था, आपने रिसीव नहीं किया। लेट्स से उसने मुझे ये मार्कर ला के देने हैं और मुझे पता है कि उसके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है,
मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि कल मैं उसकी शॉप पे गया था मार्कर परचेज करने के लिए, उसके पास ये मार्कर नहीं थे। आज सुबह वो मुझे कॉल करके कह रहा है कि सर मैं सामान ले आऊँ, पहुँचा दूँ, और उस सप्लायर के पास असल में मार्कर मौजूद नहीं है। वो इसलिए मुझे कॉल कर रहा है कि मैं उसको कॉल करके रिफ्यूज़ कर दूंगा कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और अगर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया तो वो कहेगा जनाब मैं तैयार था, आपकी वजह से मैं ये सामान आपको लाके नहीं दे पाया। तो बायर के पास एक और मौका है कि वो अपने एजेंट को भेज के पता करवा सकता है कि क्या वाकई में उसके पास वो सामान है भी या नहीं, वाकई में वो एबल और विलिंग है या नहीं। तो promisee may have a reasonable opportunity of determining that the promiser is able and willing to do the whole promise। और अगर आप एक से ज़्यादा यानी कि जॉइंट प्रोमिस को कर रहे हैं तो एक को कर दें या सबको कर दें, ये वही रूल है जो कि जॉइंट प्रोमिस वाला था। तो एक को कर दें तब भी वैलिड माना जाएगा, सबको कर देंगे तब भी वो वैलिड ही माना जाएगा। वो अगर पहुंच गया और जाकर उसने इंस्पेक्शन की और कहा कि सर इसके पास सामान अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि अब वो मुझे ये नहीं कह सकता कि सर मैं सामान ले आऊँ, उसके पास सामान ही नहीं है। देखो उसने फ़ोन किया कि सर मैंने 12 बजे तक आना है, सामान मेरे पास तैयार खड़ा हुआ है, मैं आ रहा हूँ। अभी बजे थे 9, आपने कहा वहीं पे रुको, मैं 10 बजे अपना बंदा भेज रहा हूँ, पहले वो वहाँ पे आएगा, सामान इंस्पेक्ट करेगा, फिर वहाँ से सामान तुम लेकर आना। 10 बजे बंदा पहुँच गया, सामान पूरा नहीं था, वो वहाँ से मुझे कॉल करेगा कि सर सामान पूरा नहीं है। इसका मतलब है कि अब वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दी है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि उसके पास सामान पूरा नहीं है वो ब्रीच कर गया और अब मैं उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। ये क्लियर हो गया। अब ये 3 बातें आप लोग कई दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ चुके हैं। If offer of performance has not been accepted by promisee, the promiser is not responsible for non performance। अगर एक बंदे ने कबूल ही नहीं की, उसके पास थी ही नहीं, तो दूसरी पार्टी नॉन परफॉर्मेंस के लिए लाइबल नहीं होगी। और अगर उसके पास थी और दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं की तो इसका मतलब है कि वो उस पर क्लेम कर सकता है। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स कब, जब उसकी डेथ हो जाएगी। ये बात भी हम लोगों ने कवर की हुई है। और अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिफ्यूज कर दे या डिसेबल कर दे तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कब, जब दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअली कह देंगे हाँ यार अब हमें इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। तो ये तीनों बातें एक दफ़ा पढ़ के आप उसको क्रॉस लगा सकते हैं। ये सारी बातें 7 ने आपको दोबारा से बताई हैं। डिस्चार्ज पे चलते हैं और मुझे आप लोग एक कागज़ देंगे, कोई एक्स्ट्रा कागज़ है लीजिएगा ज़रूर, बस एक कागज़ चाहिए, फाड़ के ले आए। आपको इन 5 बातों का मतलब बताना है इस कागज़ के ज़रिए। नहीं डिस्चार्ज कहते हैं ख़त्म हो जाना, खारिज कर देना, एंड कर देना। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इन डिस्चार्ज ईदर बाय परफॉर्मेंस, या तो आप परफॉर्म कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। ये परफॉर्मेंस कैन बी एक्चुअल, इट कैन बी अटेम्प्टेड, और अटेम्प्टेड के लिए ये सारे कंडीशंस पूरे होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल कॉन्सेंट। 5 बातें हैं जो कि किताब ने एक्सप्लेन नहीं की। किताब ने सिर्फ ये 2 लाइनें की हैं और इसी में सब कुछ बताने की कोशिश की है। उसने बस नाम लिख दिए हैं, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, वेवर, रिमिशन, मगर समझाया नहीं है। आइए पहले इन 5 बातों को समझते हैं। लेट्स से मिस्टर, आपका नाम क्या है? या भाई कॉलेज पहुंचते हैं और जाके कहते हैं कि मुझे बी लॉ के अंदर एनरोलमेंट करनी है। अभी इनका पीआरसी का रिजल्ट नहीं आया, लेट्स सपोज। कॉलेज ने ये पकड़ा एक एडमिशन फॉर्म, इस पे लिखा
यह भैया पैसे लिखे 20,000 रुपया, उसके साइन हो गए, एक पूरा एडमिशन फॉर्म तैयार हो गया। ठीक, ये क्या करेंगे, ये फॉर्म को लगा लेंगे अपनी फाइल में। इन्होंने पैसे लेना स्टार्ट कर दी। रिजल्ट आया पीआरसी का 2 हफ्तों के बाद और पता चला कि इनका पीआरसी क्लियर नहीं हुआ। कॉलेज को इन्होंने पेमेंट की हुई है, एनरोल्ड भी हैं, मगर अब ये कैफ 4 में एंटर नहीं हो सकते क्योंकि पीआरसी इनको लेके डूब चुका। ये गए कॉलेज और जाके कहा कि चूंकि मेरा रिजल्ट पीआरसी का अच्छा नहीं आया तो क्या मैं अपने बदले अपने ही पैसों के अंदर अपना नाम कटवा के अपने दोस्त का नाम एंटर करवा सकता हूँ। आपका नाम क्या है? यासिर। तो एक वाई की जगह पे दूसरा वाई, या की जगह पे यासिर। तो अब पहली बात, अगर तो कॉलेज कहे कि हाँ हम इसको एंटरटेन कर देते हैं, मगर उसके लिए तुम्हारा पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट फटेगा और हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड नोवेशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ओल्ड वन। यानी कि पुराने वाला खत्म हो जाएगा, पुराने वाला फाड़ दिया जाएगा, जिसकी जगह पे अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इट कैन बी ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज और डिफरेंट पार्टीज। पहली पार्टी कौन थी? एसबीआई और या अब कौन होगा? एसबीआई और यासिर। दिस इज नोवेशन, जिसमें नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है फॉर एन ओल्ड वन। अच्छा, सेम मिसाल, ये कॉलेज है, ये इनका क्या है? एडमिशन फॉर्म है, इनका पीआरसी पास नहीं हुआ। इन्होंने कहा सर मुझे ड्रॉप करना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरा पीआरसी का रिजल्ट इतना ख़राब आया कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा वापस गांव आ जाओ, हमने तुम्हें पढ़ाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। म्यूचुअली बैठ के डिसाइड हुआ कि जो पेमेंट की थी फ़ी की वो वापस होगी और इसकी एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रेसिशन, कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें और नोवेशन में क्या फ़र्क है? इसमें टोटली कैंसिल हो गया है, उसमें कैंसिल हुआ फिर एक नया बना। वो जो नया बना इट कैन बी बिटवीन द सेम पार्टीज और डिफरेंट पार्टीज। ओके, यही फॉर्म था। कॉलेज ने क्या किया, उसी फॉर्म के ऊपर या का नाम काट के यासिर का नाम लिख दिया लाल पेन से उसी फॉर्म के ऊपर, और अपने भी साइन कर दिए और आपके भी साइन ले लिए। दिस इज ऑल्टरेशन। यहां पे नया कॉन्ट्रैक्ट डेवलप नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग के अंदर ही थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट चीज़ों ने वेरिएशन ले ली है, चीज़ें चेंज हुई हैं उसी एग्जिस्टिंग के अंदर। यहाँ पे नया बना, यहाँ पे नया नहीं बना, मगर वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे नया नहीं बना, एग्जिस्टिंग के ऊपर ही टर्म्स वगैरह को चेंज कर दिया। तो नोवेशन एन से स्टार्ट होता है और न्यू भी एन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एन न्यू। रिसेशन आर से है, रिस्काइंड कर देना, याद है, कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना। और ऑल्ट्रेशन चलते हुए में कोई चेंज करना विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये 3 बातें क्लियर हैं। अब अगली 2, एक रेमिशन और एक वेवर। कॉलेज के देने थे 20,000 रुपया, देने थे, अभी दिए नहीं थे। रोज़ इनसे पूछते कि सर वो पैसे, रोज़ ये को नया बहाना लगाते। एक दिन जब इनके पास पैसे आ गए, घर से पैसे आ गए, कॉलेज आ रहे थे कि रास्ते में डाकू पड़ गए और उस 20 में से 15,000 रुपया वो लोग इनसे लूट के चले गए। इनके पास क्या बचा? 5,000। ये कॉलेज आए, बहुत ही बुरे हाल। उनको आगे बताया कि सर मैं पैसे लेकर आ रहा था, 15,000 रुपये डाकू लेके चले गए, 5 वो मेरे पास छोड़ गए। क्या आप इसी फी में यानी कि 5 के अंदर मुझे पढ़ाना पसंद करेंगे या नहीं? अगर तो कॉलेज अपना लीगल राइट छोड़ दे, पैसों का लीगल राइट, किसका? पैसों का लीगल राइट, और वो एक लेस अमाउंट को कबूल कर ले देन द इनिशियल अमाउंट। एग्री कितना हुआ था? 20। एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं? 5। दिस इज कॉल्ड रेमिशन।
रेमिशन में और वेवर में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पैसों वाली बात किस में हो रही है। तो आर फॉर रेमिशन एंड आर फॉर रुपीस। तो रेमिशन क्या है? एक्सेप्टिंग अ लेस अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट एग्रीड। और वेवर क्या है? अपना लीगल राइट छोड़ देना, पैसों में नहीं, गुड्स में। मैंने फैक्ट्री वाले से कहा कि मुझे कुर्सियां बना के दो, 10 कुर्सियां बना के दो 10,000 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1000 रुपये की एक कुर्सी। आगे आ गई महंगाई, उसने कहा कि सर 10,000 रुपये की अब कुर्सियां बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो काइंडली आज के बाद से आपने मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, अदरवाइज मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस दफ़ा तो मैं कर दूंगा लॉस में, मगर नेक्स्ट टाइम मुश्किल हो जाएगा। तो चूंकि मुझे उसके साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रखना है, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई तुम एक काम करो, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे 10 कुर्सियाँ ना दो, 8 कुर्सियाँ दे दो। 10 की बजाय मैं 8 पे आ गया हूँ। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में 10 कुर्सियाँ मेरा लीगल राइट था, मैं रिसीव कितनी कर रहा हूँ? 8। दिस इज वेवर, सरेंडर ऑफ अ लीगल राइट बाय एनी पार्टी। तो अगर पैसे छोड़ रहे हैं तो रेमिशन है, सामान छोड़ रहे हैं तो वेवर है, नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो नोवेशन है, एग्जिस्टिंग में चेंज कर रहे हैं तो ऑल्टरेशन है, और अगर बिल्कुल ही कैंसिल कर रहे हैं तो रेजिस्ट्रेशन है। किताब ने ये समझाए बगैर सिर्फ ये 2 लाइनें कर दी हैं कि अगर पार्टीज एग्री हो जाएं टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो रिस्काइंड कर दें, चाहे वो ऑल्टर कर दें, चाहे वो कुछ भी कर दें, इट विल बी नोवेशन, रेजिस्ट्रेशन या ऑल्टरेशन। तो उसने एक लाइन में सब कुछ डिफाइन करने की कोशिश कर दी है। और नीचे चाहे पैसे रिमिट करें, चाहे अपना लीगल राइट छोड़ें, तो इट कैन बी वेवर एंड रेमिशन। तो किताब ने खिचड़ी पका दी है, ये ना बेशक याद कीजिएगा। अगर आपको ये 5 बातें याद हैं तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अब आखिरी बातें इस चैप्टर की। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज ड्यू टू प्रोमिसेस, रिफ्यूजल और निगलेक्ट। अगर प्रोमिस किसी चीज को निगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर देता है, तो दूसरी पार्टी को भी उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये बात हम लोग पहले अभी 7 में पढ़ के आए हैं। इफ एनी प्रोमिसर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर्स रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। तो अगर एक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो दूसरे वाले को भी जरूरत नहीं है, वो भी उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा। कैसे? या रिसेशन, या नोवेशन, या ऑल्टरेशन। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एक ये लिस्ट है। ये वो ग्राउंड्स हैं जो कि एक्सेप्टेबल है, ये वो हैं जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है, और ये इसके आगे आ रहे हैं कंसिक्वेंसेस। अब यहां से रट्टे वाली चीजें निकलती हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब ये ऐसा डिस्चार्ज है जो कि क्यों हो रहा है? बिकॉज परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल हो गई है। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज, आओ कुछ ऐसा काम करें जो कि वैसा काम हो जो कि वॉइड हो। तो हर वॉइड काम क्या है? इम्पॉसिबल। मतलब मैं आपसे कहूं कि तुम मुझे पैसे दो, मैं मुर्दे में जान डाल दूं, तो ये ऐसा काम है जो कि अपने अंदर ही क्या है? वॉइड है, पॉसिबल ही नहीं है, एक इम्पॉसिबल सी चीज है। तो इट विल ऑलवेज बी वॉइड। इसी तरह वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, मगर सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स इलीगल और इम्पॉसिबल, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली वॉइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये वही बात कर रहा है। फिर इफ प्रोमिसर हाइड्स द इम्पॉसिबिलिटी, ही इज लायबल टू कंपनसेट द प्रोमिसी फॉर एनी लॉस। अगर उसको पता था कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, वो बहरी जहाज वाली बात, कि उसको पता था कि जहाज ने नहीं आना, और वो जा के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई आएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो,
तो अगर उसको पता था कि ये चीज़ वैसे ही क्या है, इम्पॉसिबिलिटी, और उसको हाइड कर रहा है, उसको छुपा रहा है, तो अब वो हर एक को लॉस देगा, हर एक को कंपनसेट करेगा। एवरी पर्सन इज बाउंड टू रीस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड अर्लियर। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके बेनिफिट्स रीस्टोर किए जाएंगे। ये सारी बातें चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने कवर की हैं। इफ एन एग्रीमेंट इज प्रूव्ड वॉइड और अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट हो जाए या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एनीवन हैविंग रिसीव्ड एनी एडवांटेज, अगर किसी को कोई फायदा मिल चुका है तो वो क्या करेगा, उसको रीस्टोर करेगा, दोनों पार्टीज को वो चीज़ें वापस से मिल जाएंगी। लॉ कहता है कि मुसावात कायम रखनी है, इक्विटी कायम रखनी है, तो किसी को भी कोई अनड्यू फेवर नहीं दिया जाएगा। अगर वॉइड एग्रीमेंट हो जाए या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, अगर किसी को कोई भी फेवर शुरू में दे दी, कोई एडवांस दिया हुआ है, बाद में वॉइड हो जाए, तो वो एडवांस भी वापस ले लिया जाएगा। आप दूसरी पार्टी को एडवांस देंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई सब्सिक्वेंटली वॉइड हुआ तब तो मैं ये पेमेंट नहीं होगी, वो पेमेंट उसको वापस दी जाएगी। एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है। ये है एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि यहां पे लॉ कहता है कि अगर इनमें से कुछ हो गया है तो मैं ये मान लूंगा कि अब सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया है। अब अगर ब्रीच हो रही है, याद हमने कल कहा था एक्सक्यूज्ड बाय लॉ ब्रीच के अंदर, तो ये वो ग्राउंड्स हैं जहां पे वो एक्सक्यूज आप कायम कर सकते हैं। मगर अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो ये एक्सक्यूज काउंट नहीं होगा। पहले ये देख लेते हैं। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिफिकल्ट, परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा है, ज्यादा महंगा हो गया है, मेरे लिए बेनिफिशियल अब उतना नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे बैकआउट कर जाऊं, मुझे अभी भी इसको परफॉर्म करना है। लॉ उसको सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करता। या अगर वो कमर्शियली अनवायबल हो जाए, नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए, जो चीज़ आती थी अब वो नहीं आ रही है उतने की, महंगाई बहुत हो गई है और मेरे लिए कमर्शियली अनवायबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ मुझे आज़ाद कर रहा है। तुमने जो कि कॉन्ट्रैक्ट किया है अब तुम्हें वो पूरा भी करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर गई, भाई ये बेंच बनाने थे फैक्ट्री वाले ने, फिर मैंने आगे सप्लाई करने थे, फैक्ट्री वाला डिफॉल्ट कर गया। तो याद करें डैमेजेस में क्या पड़ा था कि अगर पीछे से माल नहीं मिल रहा तो मार्केट में जाके वैसा ही माल परचेज करके दूसरी पार्टी को प्रोवाइड करो और उससे क्या लो, डैमेजेस। तो अगर आपका सप्लायर बैकआउट कर जाए तब भी आपको ये माल पूरा करना पड़ेगा। और अगर पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो बेंच का और कुर्सियों का, कुर्सियां तैयार है, बेंच तैयार नहीं है, तो जो चीज़ तैयार है वो तो दो, और अगर बेंच तैयार नहीं है तो वो तैयार करवा के अवेलेबल करवाओ। तो ये चार बातें हैं। लॉ का कहता है कि ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आपने काउंट नहीं करनी है, मगर ये लिस्ट आप काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो चीज़ जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब वो मौजूद ही नहीं है। एक गाड़ी है ऑल्टो, उसका इंजन नंबर है XXYYZZ। अब हमें ये पता है कि ये चेसिस नंबर हर गाड़ी का अपना होता है, ये रिपीट नहीं हो सकता। और अगर मैंने एक गाड़ी पसंद की हो जिसका नंबर हो XXYYZZ और अगर उस गाड़ी के ऊपर बिजली गिर जाए, वो सब्जेक्ट मैटर मेरा डिस्ट्रॉय हो जाए, तो लॉ कहता है कि भाई अब ये एक वैलिड एक्सक्यूज है, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अब आप उसको ख़त्म कर सकते हो। ये मैं सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट कर लूँगा। एक सिंगर से रब्ता किया था कि तुमने गाना गाना है, वो सिंगर ही मर गया और था भी ये पर्सनल वाली बात, तो अब चूंकि वो खुद ही मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में काउंट हो जाएगा। डेथ हो जाए या पर्सनली इनकैपेसिटेट हो जाएगी, वही बात हम लोगों ने भी कर ली। वॉर डिक्लेयर हो गई, एलियन एनिमी, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो लॉ कहता है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दो या उसको वॉइड कर दो, वो हम मान लेंगे। और अगर वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट और अकर,
यानी कि वो ऑब्जेक्टिव जिसके पीछे आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना था, अब वो ऑब्जेक्टिव ही पॉसिबल नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं बी-लॉ, आप लोगों ने कॉलेज को बी-लॉ की फी भी पे की थी। ICAP कहता है कि हम बी-लॉ को ही ख़त्म कर रहे हैं, बी-लॉ का पेपर इज नाउ सीज टू एग्जिस्ट। तो अब कॉलेज आपको वो पैसे वापस करेगा या आपके पैसे वो एडजस्ट करेगा। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। यहाँ पे स्पेसिफिक वाली बात थी, उसकी डेथ हो गई या वो पर्सनली इनकैपेसिटेट हो गया। यहाँ पे वो मुद्दा ही ख़त्म हो गया और यहाँ पे वॉर। एक सिंगर को बुलाना था शादी पे, वो शादी ख़त्म हो गई, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा या वहाँ पर जाएगा? इधर जाएगा। क्यों? वो शादी नाउ सीज टू एग्जिस्ट। तो आपको वो सिंगर को कंपनसेशन थोड़ी बहुत दे के जान छुड़ानी पड़ेगी। ये यहाँ पे अलाउ है और यहाँ पे अलाउ नहीं है। इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे जनाब? When a person has this kind of voidable contract, the other party need not to perform his promise. ये बात हम 36,000 दफा पढ़ चुके हैं। Rescission of a voidable contract may be communicated in same manner, by following same rules as applied to the communication of revocation of proposal. तो जो rules revocation के हैं वही चीज़ आपने communicate करनी है in the same manner अगर आपने उसको voidable को void बनाना है, या अगर आपने उसको ख़त्म भी करना है या चलाना भी है तो आपको उसको कम्युनिकेट प्रॉपरली करना पड़ेगा। पार्टी डिस्काइंडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल रिस्टोर सच बेनिफिट्स। जो जो बेनिफिट्स दिए हैं वो फिर से रिस्टोर किए जाएंगे। डन। 6 और 7 हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। अब कहानी को थोड़ा सा आगे चलाते हैं और अब मैं आपको कुछ सवाल देके जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। एक सवाल है ऑटम 22 का, क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रिंग 23, स्प्रिंग 22, ऑटम 22 और स्प्रिंग 15। ठीक, सबसे पहले आप लोगों ने करना है ऑटम 22 का सवाल। यू हैव 10 मिनट्स टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। ये सवाल है फ्रॉम अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट। मुझे बताइएगा इस सवाल को करने में क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं। निकाल के बताइएगा क्या अपोर्शनमेंट आ रही है इस सवाल की।
हो गया, अभी कर रहे हैं। अगर हिंट चाहिए हो तो वहाँ पर सब कुछ हुआ भी हुआ साथ, छोटी सी जगह पर। चूँकि जगह बहुत बड़ी है मगर हमने अप्लाई उतनी की जितना विजिबिलिटी रखी जा सके फेसबुक वालों के साथ। तो पेपर में लेके जाना है कैलकुलेटर, इस तरह का सवाल आ जाता है कभी कभी। हो गया, चले। सुल्तान इंपोर्ट करता है मलबरी सिल्क एंड रिसीव्स रेपिटेटिव ऑर्डर्स फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स। द इनवॉइसेस आर जनरेटेड ऑन द डिस्पैच डेट and becomes due on the last date of the subsequent month. वजाहत एक रेगुलर कस्टमर है ऑफ सुल्तान। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वजाहत स्टेटमेंट। एक्सट्रैक्ट्स आगे यहाँ तक पढ़ के ये बताइए डेटर कौन है, वजाहत या सुल्तान? वजाहत। और क्रेडिटर कौन है? सुल्तान। वजाहत ने एक चेक भेजा 2,20,000 रुपये का। कब भेजा? 31 जुलाई को, इस डेट पे भेजा। बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेस अगेंस्ट विच द पेमेंट वॉज टू बी एडजस्टेड। चेक तो भेज दिया मगर ये नहीं बताया कि किसके लिए भेज रहा हूँ, कौन सी इनवॉइस के लिए भेज रहा हूँ, यानी कि डेटर ने अपना काम पूरा नहीं किया। तो कहानी किस पे शिफ्ट होगी? क्रेडिटर पे, सुल्तान पे। सुल्तान ने उसको बार बार रिमाइंडर्स भेजे कि भाई बताओ क्या करना है इसका, कहाँ से मैं माइनस करूँ, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आपने बताना है, डिस्कस करें हाउ द प्रोसीड्स ऑफ द चेक कैन नाउ बी एडजस्टेड अगेंस्ट वजाहत स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो पहली ऑप्शन क्या थी कि वो खुद बता देता। अच्छा, लेट्स सपोज वो चेक के पीछे लिख के भेजता 60 जमा 100 जमा 40 जमा 20। तो इससे क्या मुराद था? 60 जमा 100 जमा 40 जमा 20, इससे क्या मुराद था? सेपरेट कर दिया। 60 जमा 100 जमा 40 जमा 20। तो इसका मतलब ये था कि 60 ये माइनस करना, 100 ये माइनस करना, बाकी 40 ये माइनस कर देना और 20 इसमें से माइनस कर देना। अगर वो चेक के पीछे लिख के भेज देता, उसने भेजा नहीं भेजा, तो अब बारी जाएगी सुल्तान के पास। वो क्या कर सकता है? वो किसी भी तरह से माइनस कर सकता है। वो इस 2,20,000 को किसी भी जगह से पूरा भी माइनस कर लिया, किसी भी रेशियो में किसी भी तरह से एडजस्ट कर ले, उसके लिए अलाउ है। क्या वो नहीं कर सकता डिस्प्यूटेड को माइनस, और क्या वो कर सकता है टाइम बार्ड को माइनस? तो पहले तो अब ये बात बताएंगे, टाइम बार्ड को पहले करेगा। हाँ, मगर इस केस में कोई टाइम बार्ड है नहीं, पर आप लिख कर आएंगे कि अगर कोई टाइम बार्ड हुआ तो उसको पहले माइनस कर सकता है। फिर आती है तीसरी बात, वो कौन सी होती है? बाय कोर्ट। और कोर्ट ने क्या कहा था? FIFO पे चलो, मैं ये डेट लूँ या मैं ये डेट लूँ। इस सवाल में 2 डेट्स थी। इस डेट पे इनवॉइस बनी है, इस डेट पे पेमेंट ड्यू होनी है, तो इट शुड बी ड्यू डेट। 31 जुलाई, 28 फरवरी, 30 जून, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल और 31 जुलाई। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 2,20 में से 60 माइनस करें, क्या आता है? 160। 160 में से अब 100 माइनस करें, 60। अब 60 बच गया और एक ही डेट पे 2 पेमेंट्स आ रही हैं, एक 90 की, एक 2 लाख की। करें अपोर्शनमेंट। 18,620 और 5 कैसे निकाला? 290 प्लस 200, 290। 90,000 डिवाइडेड बाय 290,000 मल्टीप्लाई बाय
कितना बच गया था? 43,379। एक आना चाहिए 18,000 कुछ आना चाहिए एक, मेरा ख्याल से। तो वो पहले है ना, हाँ 18,600 कुछ आता है ना, तो 20 पहले, 620 आता है गालबन। हाँ दूसरा 41,000, 41,380। तो इस तरीके से आपने उसको एडजस्ट करना था। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? सर एक मिनट 2 20 60 माइनस हुआ, कितने रह गए? बोर्ड पे कर लेते हैं। देखो 2 20 है, 60 माइनस करो, कितने रह गए? 160। अगली पेमेंट कौन सी आ रही है? कितना रह गया? 60। अब मेरे हाथ में 60 है और मुझे इनवॉइसेस सेम डेट की मिल गई हैं। अगर सेम डेट की ना होती तो पर ये माइनस होती, फिर ये माइनस होती। चूंकि सेम डेट की हैं तो मुझे अब इनको आपस में क्या करना पड़ेगा? अब पोर्शन करना पड़ेगा। एक 90 की है और एक 200 की है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 290। तो 90 डिवाइडेड बाय 290 इंटू 60 और 200 डिवाइडेड बाय 290 इंटू 60। इसका आएगा 18,620 और इसका आता है कितना? 41,380। डन? ये सवाल क्लियर हो गया? इस तरह के 2-3 सवाल और भी हैं, तकरीबन इसी पैटर्न पे हैं। बस फर्क ये है कि वहाँ पे 2 डेट्स नहीं है। तो ये सवाल इसलिए पे किया था कि 2 डेट्स आ रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि ड्यू डेट लेनी है, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं लेनी। सर ये कमेंट हाँ टाइम बार्ड हुआ हुआ ना, तो ये ले सकता है, माइनस कर सकता है। नहीं, अगर सुल्तान करेगा तो वो ये कर सकता हाँ 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 हाँ। अगर सुल्तान या अगर आप पीआरसी की पेमेंट करना चाहते हैं उस वाली मिसाल में, तो आप कहते कि भाई पहले उसको माइनस कर लो, तो सर मेरे ऊपर ये कर्ज है। है। डिस्प्यूटेड का क्या हुआ? डिस्प्यूटेड ये है कि दोनों पार्टीज अभी आपस में तय नहीं पा रही। या अब एक सवाल होगा पेट्रोलियम वाला, खोले जरा चैप्टर 6 में जाएं। एक सवाल आपको मिलेगा, 2 पार्टीज हैं, वो ऑयल या पेट्रोल परचेज करती हैं। गालिबन HPL नामी है, हेलसिंकी, कुछ इस तरह का सवाल है। हेल्प, फ्रॉम हाँ सो गेट लिमिट पूरा पढ़ो सवाल, स्टार्ट कहाँ से हो रहा? इफेक्टिव 1/2019 और 1 पावर लिमिट। हाँ यही है, ये करें ज़रा, चले करें। तो आपके सामने आ गया सवाल, अटैम्प्ट करें इसको भी। ये जो आप डिस्प्यूटेड वाली बात कर रहे हो ना, वो इसमें है, इसे करो। रेफरेंस किया सवाल का? ऑटम बाइस ऑटम बाइस क्वेश्चन 3 पार्ट बी है। 21 होगा, 22 का तो ये है। ऑटम 21 का सवाल देखिए, 21 में भी आया, फिर 22 में भी आया, तो शायद 24 में भी आ जाए, स्प्रिंग 24 में भी आ जाए।
ऑटम 21 का सवाल जिसमें डिस्प्यूटेड डेट की बात है। जी क्या मिला इस सवाल में? समझ आ गई है ना। एक डिस्प्यूटेड है, वो कहता है कि मैंने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, वो कहता है मैंने मानना है, वो कहता है मैंने नहीं मानना। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो पेमेंट माइनस नहीं होती है जब तक दोनों पार्टीज आपस में एग्री ना हो। डन। अच्छा ओके, ये हम लोगों ने कर लिया है। सर ये सवाल ट्राई कीजिएगा, लालची ट्रेडर्स, ये स्प्रिंग 15 में आया था। हैव अ गो।
लालची ट्रेडर्स। वो कहता है लालची ने एग्री किया है कि वो कॉटन यार्न को सप्लाई करेगा टू फर्जी टेक्सटाइल लिमिटेड एट अ फिक्स्ड प्राइस फॉर 1 ईयर। 3 months after the formation of the contract, price of yarn increases sharply, making it commercially unviable for lalchi traders to continue the supply at agreed price. In other words, वही कहना चाह रहा है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, कमर्शली अनवाइबल हो रहा है। तो क्या ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट होकर डिस्चार्ज किया जा सकता है? नहीं। और अगर इसकी इंपोर्ट पे गवर्नमेंट बैन लगा दे तो फिर ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बन सकती है। आइए देखते हैं इसका जवाब। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो अगर आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें आपने ये कहा है कि अब मेरे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है और मैं उसको कमर्शियली वायबल नहीं करार दे पा रहा, तो इसको क्या करें, ख़त्म कर दें। तो ये चीज़ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। तो उसने पहले लॉ बताया, लॉ बताने के बाद उसने उसको जोड़ा और एंड के ऊपर देयरफॉर इन द गिवन सिनेरियो इट मींस कि यहाँ पे अब आप अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अपना डिसीजन बता रहे हैं कि अब आप उसको करेंगे क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले ऊपर आपने कहानी बता दी, लॉ बता दिया, फिर कहानी बताई और उसके बाद आपने अपना फैसला दिया। और नीचे कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा अगर लॉ या कोई रेगुलेशन आ गई जिससे उसकी इंपोर्ट को बैन कर दिया। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि अब मैं इसको सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट कर सकता हूँ। डन, ओके। थोड़ा सा आगे आते हैं। स्प्रिंग बाइस ब्रोमीन ट्रेडर्स 3 × 3 6, ये आप लोग करेंगे। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। छः नंबर का सवाल है। आई एम गिविंग यू अराउंड 10 मिनट्स। जी लें अपनी जिंदगी है। बुक में एक ही पार्ट दिया, बुक में एक पार्ट दिया, तो बुक क्यों देख रहे हो, इसमें से यहाँ से देखो ना।
जी आए ज़रा। BT is engaged in the business of imports, purchases and supply of electronic items. During the year, BT entered into the following contracts for supply of various products. दो बातें करेगा। BT agreed to supply 500 electric ovens to IL. The ovens were to be manufactured by AB, यानी कि सप्लायर से आने थे। AB failed, सप्लायर ने फेल कर दिया टू सप्लाई द ओवंस टू BT ऑन टाइम, जिसकी वजह से BT इसको आगे डिलीवर नहीं कर पाया। इसमें तो बेटी तो ऑर्डर कंप्लीट करेगा, BT अपना ऑर्डर कंप्लीट करेगा, IL को देगा, मार्केट में जाएगा, वो ओवन तलाश करेगा, खरीदेगा, जो ऊपर का कॉस्ट होगा वो AB से रिकवर करेगा। वाइड नहीं क्या नहीं, वॉइडेबल तो नहीं है, वैलिड है। BT विल बी हेल्ड लायबल टुवर्ड्स IL, उसको तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना, एंड विल हैव टू पे द डैमेजेस बिकॉज डिफॉल्ट बाय AB। हाँ, उसके डिफॉल्ट करने से अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट लेट हो रहा है तो उसको वो लेट पेमेंट भी देगा, मगर वो क्या करेगा फिर अपने सप्लायर से रिकवर करेगा थ्रू ऑर्डिनरी डैमेजेस। BT agreed to supply 250 राइस कुकर्स टू फ्रैंक्शियम एंड कंपनी against an advance payment of rupees 5 lakh. BT specified that the rice cookers would either be imported or smuggled from Korea. बीच में और है, ये इलीगल है, ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर तो कोरिया से स्मगल होके आएगा तो वाइड हो जाएगा, और अगर इंपोर्ट होगा सही तरीके से तो वैलिड हो जाएगा। The contract between BT and FC is partially valid because in the case of alternative promises, if one branch is legal तो वो इन्फोर्स होगी, और अगर दूसरा इलीगल वाला आ जाए तो वो उसको क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। वॉइड क्यों करेगा, क्योंकि स्मगल्ड है तो सिर्फ लीगल ब्रांच कैन बी इन्फोर्स्ड। इसी तरह स्प्रिंग 23, इसको देखें क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। साइका और आलिया को दोनों मिलकर कुछ करना चाह रही हैं, कुछ दुकान खोलने में इंटरेस्टेड है, इनको शार्क टैंक पे जाना चाहिए। ये पढ़ते हैं। साइका एंड आलिया डिसाइडेड टू ओपन अ टेलरिंग शॉप। कोई मसला, खोल लें, दोनों मिलकर दर्जन बनना चाहते हैं, बनने दें। टू मैनेज द ओपनिंग एक्सपेंसेस दे जॉइंटली बोरोड रुपीज 3 लाख फ्रॉम फैजान ऑन 28 फेब, और लोन ठीक 1 साल के बाद वापस करना। कोई मसला यहाँ तक? एक तरफ 2 लोग हैं और जिससे लोन लिया जा रहा है वो सिंगल पार्टी है। एडवाइज करें रिस्पेक्टिव पोजीशंस। अच्छा, ऑन द ड्यू डेट साइका अप्रोच्ड फैजान एंड पेड बैक रुपीज 1.5 लाख, मेंशनिंग दैट शी हैज पेड हर शेयर एंड नाउ रिमेनिंग किससे ले जाके, तो साइका इतनी चालाक निकल आई कि अपना 1.5 लाख जाके पेश कर दिया और कहा कि बाकी का जो 1.5 लाख है तुम जानो और आलिया जाने फॉर द रिकवरी ऑफ द रिमेनिंग लोन। बट अच्छा, उसके बाद फैजान मेट आलिया फॉर द रिकवरी, और आलिया ने उसको लोन वापस करने से इनकार कर दिया। एक तरफ 2 पार्टीज हैं और लोन किससे लिया है? फैजान से। प्रोमिजर्स और प्रोमिजी की कहानी है।
सिंस साइका एंड आलिया आर जॉइंट प्रोमिसर्स और फैजान में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी कंपेल एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स। क्योंकि वो जॉइंट है तो उनकी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है। तो अगर साइका ज़रा होशियारी के साथ बाकी अमाउंट अपनी अमाउंट दे आई है और वो कह रही है कि बाकी किससे लो, आलिया से लो, और अगर आलिया पे नहीं कर रही है तो फैजान वो साइका से क्लेम कर सकता है। क्यों? दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। और नीचे क्या हो रहा है? नीचे रिलीज वाली कहानी है कि अगर एक पार्टी को रिलीज कर दिया जाए तो क्या वो दूसरी पार्टी के लिए भी रिलीज मानी जाती है? नहीं। तो अगर कौन रिलीज होना चाह रहा है यहाँ पे? आलिया। अगर आलिया कहती है कि मुझे रिलीज कर दिया जाए तो पहली बात तो ये कि इसके रिलीज करने पे साइका रिलीज नहीं होगी, और अगर इसको रिलीज किया है तो साइका के लिए रिलीज नहीं किया। फैजान अगर इससे ना ले, सारा पैसा साइका से ले ले तो साइका इससे रिकवर कर सकती है अपना कंट्रीब्यूशन। काजिम ऑटम बाइस क्वेश्चन 9। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, बाकायदा लिख के करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑटम बाइस का क्वेश्चन नंबर 9। तो दिस शुड हैव टू बी इन राइटिंग। डन। इसके मजीद पास्ट पेपर्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी, 5, 8, 9 वगैरह की भी। कल मैंने पुराना उसका लिंक दे दिया था प्लेलिस्ट का, तो उसमें सबके ही पढ़े हुए हैं 2 से लेके एंड तक, सॉरी 1 से लेके एंड तक। तो यार मैं उसको अलग से बार बार भी करता रहूँ या उस लिस्ट में जाके आप उसको निकाल सकते हैं। डन। अब हमारा रह गया है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो हमारा कल का टारगेट है। कल 4 ख़त्म करके कोशिश करेंगे कि हम पार्टनरशिप में जंप इन कर जाएं। ना हो पाया तो हमारे पास एक फुल डे तो उसके लिए है ही, और अगर हो गया दैट वुड बी अ बोनस। ठीक है जी। आज मैं आपको पूरे 45 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, नहीं 40 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। ये 40 मिनट मेरे आप पे उधार है, ये मैं आपसे किसी भी टाइम पे रिकवर कर सकता हूँ। पहले भी थे ना 15 मिनट। डन हो गया। ले जनाब, अल्लाह दे वाले।